हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। 70वीं बीपीएससी आने वाले ही हैं। और फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक है वो बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिकों में से एक है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि यूसीसी क्या है और सरकार ने इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने 6 फरवरी को विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक प्रस्तुत किया है। यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए राज्य द्वारा नियुक्त पैनल ने 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, इस विधेयक के प्रमुख बिंदु क्या क्या है। आदिवासी समुदाय पर यह लागू नहीं होगा यूसीसी। ठीक है, और इसमें क्या क्या प्रोविजन है उसे समझने का कोशिश करते हैं। इस विधेयक के प्रावधान आदिवासी समुदाय पर लागू नहीं होगा। यह विधेयक अनुसूचित जनजाति के सदस्यों एवं उन व्यक्तियों के समुदाय पर लागू नहीं होगा जिन्हें प्रथागत अधिकार एवं भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत संरक्षित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट किन पर लागू नहीं होगा, लिव इन रिलेशन का विनिमयन पर लागू नहीं होगा। ये क्या है, इसमें क्या प्रोविजन है। राज्य में लिव इन रिलेशन में रहने वाले युगलों के लिए, चाहे वे उत्तराखंड के निवासी हो या नहीं, धारा 381 के तहत लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराना अनिवार्य है, अर्थात विवरण रजिस्टर को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद क्या है, ये जो पंजीकरण कराने वाले युगल का सूचना रजिस्ट्रार को उनके माता पिता या अभिभावक को देनी होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऐसे युगल जो 1 महीने से अधिक समय के लिए लिव इन रिलेशन में है, उन्होंने रजिस्ट्रार को अपना विवरण नहीं दिया है, उनके लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है और 3 महीने तक की कैद और 10,000 रुपये तक का जुर्माना, ये दोनों ही प्रोविजन प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसके बाद चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 1 महीने से अधिक समय से लिव इन रिलेशन में रहने वाले युगल ने यदि रजिस्ट्रार को अपना विवरण प्रस्तुत नहीं किया है तो 3 महीने का सजा और प्रावधान तो होंगे। साथ ही साथ इसमें दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान है, केवल वयस्क पुरुष और वयस्क महिला ही लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं। वे पहले से विवाहित हो या किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप या प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड सरकार ने अपना एक 5वां पक्ष रखा है, यदि किसी महिला को उसका लिव इन पार्टनर छोड़ देता है तो वह अपने लिव इन पार्टनर के भरण पोषण का दावा करने के लिए हकदार होंगे। ठीक है, उसके बाद छठा पॉइंट सरकार की तरीके से है, सरकार की तरफ से है, यह विधेयक लिव इन रिलेशनशिप में जन्म लेने वाले बच्चे को वैध बच्चों के रूप में मान्यता देता है। इस प्रकार उन्हें वैध विवाह से जन्म लेने वाले बच्चों का समान अधिकार प्राप्त होगा, जिससे विरासत से प्राप्त अधिकार भी शामिल होंगे। ठीक है, एंड दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोहिबिटेड डिक्रीज ऑफ रिलेशनशिप। ये क्या है, इसे समझने का कोशिश करते हैं। ये विधेयक प्रोहिबिटेड डिक्रीज ऑफ रिलेशनशिप के भीतर वैवाहिक पक्षों के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की प्रथा को बरकरार रखता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी एक प्रोविजन है इसमें कि 2 लोगों को प्रोहिबिटेड डिक्रीज ऑफ रिलेशनशिप के भीतर माना जाता है यदि वे एक ही वंश से संबंधित है या वे एक ही पूर्वज के पति पत्नी है। यह अपवाद उन समुदाय पर लागू होता है जिन्हें प्रोहिबिटेड डिक्रीज ऑफ रिलेशनशिप के भीतर विवाह की अनुमति देने वाले एक स्थापित प्रथाओं में से एक होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यूसीसी लागू होने के बाद प्रमुख बदलाव क्या क्या हो जाएगा। तो इसमें पहला बदलाव जो है वो विवाह के उम्र से है। ठीक है, प्रस्तावित यूसीसी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाहों की न्यूनतम आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष लाता है। ठीक है, मुस्लिम कानून लड़कियों के लिए शादी की उम्र के रूप में
13 वर्ष की आयु की अनुमति देता है, जो कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉस्को ने नाबालिगों बीच में यौन गतिविधियों की अपराध घोषित कर दिया है और बाल विवाह रोकथाम अधिनियम में नाबालिगों के बीच विवाह पर रोक लगा दी है। इसीलिए विवाह की मुस्लिम उम्र इन कानूनों की विपरीत थी। ठीक है। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने नाबालिगों को शादी की अनुमति देने की प्रथा को सुप्रीम कोर्ट की चुनौती दी है और यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अनुमति वाली पीठ के समक्ष लंबित है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे मेंस में और एस्से वाले भी टॉपिक में आप इसे कोट कर सकते हैं। राइट। अब इसके उत्तराधिकार क्या है, फॉलोवर्स के रूप में इसमें क्या प्रोविजन किया गया है, उसे समझने का कोशिश करते हैं कि यूसीसी हिंदू कानून के तहत पैतृक और स्व अर्जित संपत्ति के बीच अंतर को खत्म कर देती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक अधिकारी यानी कॉन्स्पिरेंसी राइट का यूसीसी विधेयक पर उल्लेख नहीं है। ठीक है, एक मितिछरा स्कूल ऑफ लॉ के द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार में एक बेटा बेटी पोता पोती परपोती को उनके जन्म के समय से संपत्ति का संयुक्त मालिकाना माना जाता है। तो ये किनके लॉ के अनुसार है, मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ के द्वारा शासित ये कोड बनाया गया। उनमें से प्रत्येक एक सामुदायिक होगी। व्यवहारिक रूप से इसका मतलब ये होता है, अगर हम इसको आसान भाषा में समझने का कोशिश करें तो इसका मतलब ये होता है कि यदि उसके वंशज जीवित है तो पिता संयुक्त परिवार की संपत्ति को अपनी इच्छा से बेच नहीं सकता है और उसे अलग नहीं कर सकता है। तो पैतृक संपत्ति 4 पीढ़ियों तक संयुक्त रूप से रखी जाती है। हालांकि स्व अर्जित संपत्तियों के मामले में पिता इसका निपटान करने के लिए स्वतंत्र है। तो आसान भाषा में अगर हम देखें और समझने का कोशिश करें कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट को आसान भाषा में कहे तो प्रत्येक व्यवहारिक रूप से अगर हम प्रेग्मेटिक तौर पर इसको देखें, यदि वंशज जीवित हैं तो पिता संयुक्त परिवार की संपत्ति को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बेच सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है इस चीज में, इस संहिता के अंतर्गत कुछ अपराध घोषित किया गया है। यूसीसी के अंतर्गत कुछ क्राइम घोषित किए गए हैं कि लिव इन रिलेशन का पंजीकरण ना करना ये अपराध है। बाल विवाह और निषिद्ध संबंधों दायरों के भीतर विवाह करना वो भी अपराध है। तालाक के न्यायिक तरीकों के अलावा अन्य तरीकों से विवाह का निपटान करना ये भी क्राइम माना गया है। किसी भी व्यक्ति को पुनर्विवाह के लिए किसी भी शर्त का पालन करने के लिए मजबूर करना, उकसाना, प्रेरित करना, ये सभी क्राइम है। ठीक है, ये तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से अपने पक्ष और विपक्ष में तर्क और उसके कुछ अपराध घोषित कर दिए हैं। अब ये देखते हैं कि एक्चुअल में वो तो उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी सरकार के द्वारा लाए गए प्रोविजंस थे। अब हम ये देखते हैं कि समान नागरिक संहिता है क्या, उसे समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, और अभी जो भी हम बताए थे वो उत्तराखंड सरकार के प्रोविजंस थे। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता के बारे में ये है क्या, यूसीसी आपको पता होना चाहिए, ये डीपीएसपी का विषय है। ये आर्टिकल 44 में इसके बारे में उल्लेखित है। तो यूसीसी पूरे देश के सभी धार्मिक समुदाय के व्यक्तिगत मामले जैसे विवाह, तालाक, विरासत, गोद लेने आदि पर प्रस्तावित एक समान कानूनी ढांचा है। ठीक है, और इसमें संविधान का प्रावधान भी किया गया है कि संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 44 में उल्लेख है कि राज्य द्वारा पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अब यूसीसी का उद्देश्य क्या है, अगर हम इसको देखने और समझने का कोशिश करें तो धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित मौजूदा पर्सनल लॉ को प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, अभी इसकी स्थिति क्या है, अभी अगर हम इसका स्थिति देखें तो भारत के एकमात्र राज्य गोवा में ये लागू है और वर्ष 1867 की पुर्तगाली नागरिक संहिता गोवा में रहने वाले सभी लोगों के लिए लागू होती है। ठीक है,
यदि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होता है तो वो आज़ादी के बाद इसे अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भारत में यूसीसी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों जरूरी पड़ी यूसीसी की। भारत में विभिन्न धार्मिक समुदाय का अलग अलग पर्सनल लॉ द्वारा शासित होना इसका पहला कारण है। दूसरा कारण अगर देखें तो विभिन्न पर्सनल लॉ के कारण महिलाओं की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली अन्य कई सामाजिक बुराइयों का उदय होना इसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण बनता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है धार्मिक पर्सनल लॉ से पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम अधिकार और कई वर्जनाओं को जन्म देना, ये इसका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। इन्हीं कारणों से भारत में यूसीसी की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, अब यूसीसी के पक्ष में तर्क और कुछ विपक्ष में भी तर्क और वितर्क भी किया गया है। तब यूसीसी के पक्ष में तर्क अगर देखें तो हम देखेंगे सभी को समान, यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट को अगर हम समझने का कोशिश करें तो आप देखेंगे यूसीसी सभी को समान दर्जा देता है, चाहे वो विवाह हो, तलाक हो, उत्तराधिकार संबंधी नियमों में इक्वालिटी की बात करता है। ये इसकी पक्ष की बातें हो रही है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है लैंगिक समानता एवं न्याय में वृद्धि। धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को मजबूती और धार्मिक आधार पर लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना इसका सबसे इंपॉर्टेंट मोटो है। ठीक है, अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है महिलाओं का सम्मान। सांस्कृतिक धार्मिक परंपराओं के कारण वंचित महिलाओं को सम्मानजनक जीवित जीवन जीने का अधिकार देता है ये यूसीसी। और सबसे चौथा है राष्ट्रीय एकता में, इसमें क्या होगा, नेशनल इक्वालिटी एंड नेशनल एकता में ये वृद्धि होगा। क्या है नेशनल एकता में वृद्धि? समुदाय में परस्पर सद्भाव के कारण धार्मिक कट्टरता में कमी और राष्ट्रीय एकता में वृद्धि आएगी। और प्रगतिशील का सूचकांक बनेगा, देश ग्रोइंग नेशन के तौर पर जाएगा। आप देखेंगे इंट्रीगल पर्सनल लॉ से समुदाय में व्याप्त बुराइयों, सामाजिक कुरीतियों, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन परंपराओं का उन्मूलन में सहायक होगा ये। ठीक है, और प्रशासनिक अगर आप देखेंगे प्रशासनिक सरलता की दृष्टिकोण से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि पर्सनल लॉ के विवाद जितनी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, इनसे अगर ये यूसीसी आ जाती है तो इसमें प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसे समाप्त करने और कानूनिक प्रशासनिक सरलता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, ये तो यूसीसी के पक्ष में तर्क थे। अब यूसीसी के विपक्ष में तर्क क्या है? पहला कहना है मौलिक अधिकारों के मुद्दों को उठाते, फंडामेंटल राइट्स के मुद्दे को उठाते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, ये यूसीसी के विपक्ष में तर्क है। और दूसरा क्या है? व्यवहारिक कठिनाइयां होगी। क्या है व्यवहारिक कठिनाइयां? भारत की विविधता, रीति रिवाज और क्षेत्रीय परंपरा को खतरा और आदिवासियों की पहचान पर संकट करवाने में इसके विपक्ष में तर्क देते हैं। अब क्या है? अल्पसंख्यकों के बीच की धारणा, सांप्रदायिक राजनीति के सहारे लेकर इसे एक अत्याचार के रूप में पेश किया जा रहा है। ठीक है, और विविधता क्या है? भारतीय समाज की बहुसंस्कृतिवाद की पहचान में कमी और धार्मिक पहचान का कमजोर होना, ये इसके विपक्ष का चौथे नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए यूसीसी के प्रारूप से संबंधित मुद्दे विधि आयोग का राय, जैसे 21वीं विधि आयोग का राय है कि सभी पर्सनल लॉ को संहिताबद्ध किया जाए। ठीक है, ताकि इनमें से प्रत्येक में पूर्वाग्रह दृष्टिकोण एवं रूढ़िवादिता को सामने आ सके और संविधान के मौलिक अधिकार के आधार पर इसका परीक्षण किया जा सके। ये हमारे लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन था इसके विपक्ष के तौर पर। ठीक है, अब क्या है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, देश में लागू कुछ ऐसे पर्सनल लॉ जो लागू हैं उन्हें देखने का कोशिश करते हैं। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों के लिए लागू होता है। और पारसी विवाह एवं तलाक डाइवोर्स एक्ट 1936 पारसियों के लिए है। ईसाइयों के लिए 1872 का है। मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी जिसको हम कहते हैं शरीयत,
ये 1937 से संबंधित है। देखिए एक ही देश में कितने सारे पर्सनल लॉ है, इन्हीं पर्सनल लॉ के कारण जो आज बहुत ज़्यादा विवाद हो रहे हैं और हमारे देश में यूसीसी को लाने का कई लोगों का पक्ष में और कई लोगों के विपक्ष में तर्क दिए हैं। ठीक है, आप इसे निष्कर्ष निकालिए, कंक्लूजन निकालिए और लिखने का प्रयास कीजिए क्या यूसीसी सही है या गलत है, यूसीसी का लाना सही है या गलत है। ठीक है, अब देखिए इसमें संविधान सभा में भी बहस है, जैसे कि यूसीसी के प्रावधान को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया जाए और नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में शामिल किया जाए। ठीक है, ये दोनों के बीच में गहन बहस हो रहा है कि यूसीसी को फंडामेंटल राइट में डाल दिया जाए और यूसीसी को डीपीएसपी में, ये दोनों के बीच के टकराव की बात करता है। ठीक है, संविधान में और क्या है, इसमें संहिता के अंतर्गत अपराध जो घोषित किया गया था, इसमें पक्ष और विपक्ष सारी चीजों को हम देख लिए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, विरोधियों की मुख्य धारा में संविधान सभा में मुस्लिम सदस्यों को डर था कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार को कमजोर कर देगा। ये अभी ये पूरा का पूरा डिस्कशन हो रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। ठीक है, तो उसी में एक के.एम. मुंशी का एक मत था, यूसीसी देश की एकता और महिलाओं के लिए समानता को बढ़ावा देगा। ये जो बहस की बात हो रही है उसी में के.एम. मुंशी का ये स्टेटमेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की एकता और महिलाओं की समानता को बढ़ावा देगा। तो इसमें अंबेडकर साहब का कहना था भविष्य में संसद पूर्णतः स्वैच्छिक तरीके से यूसीसी को लागू करने के लिए प्रावधान कर सकती है। ठीक है, और एक है कृष्णा स्वामी अय्यर, उन्होंने अलग अलग पर्सनल लॉ होने में सुधार की समिति संभावना सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा। ये इसकी पॉजिटिव वे में उन सारे लोगों ने, सारे संविधान के विद्वानों ने अपना अपना मत रखा है। अंततः सरदार पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार पर उप समिति के निर्णय लिया और यूसीसी की स्थापना मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं आना चाहिए, वो उनका प्रावधान माना गया है। ठीक है, अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय में इससे कुछ फैसले दिए, कुछ जजमेंट आए हैं जिसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जजमेंटों में ये जजमेंट यूसीसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे आप आंसर राइटिंग में पुट करने से आपका आंसर राइटिंग दूसरों से बेहतर माना जाएगा। ठीक है, जैसे पहला मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो केस 1985। ठीक है, इसमें क्या है, मुस्लिम महिला के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से भरण पोषण का दावा करने का अधिकार की पुष्टि करता है। ठीक है, एक समान नागरिक संहिता स्थापित करने की सिफारिश भी की है मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो केस 1985 एंड सरला मुदगल बनाम भारत संघ 1995। ये कौन सा केस है कि हिंदू कानून के तहत किए गए विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत निर्दिष्ट किसी भी आधार पर समाप्त किया जाना संभव है। हिंदू पति अपने पहले विवाह को समाप्त किए बिना इस्लाम धर्म को अपनाकर दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। ये सरला मुदगल केस बनाम भारत संघ 1995 का बहुत इंपॉर्टेंट केसों में से एक है। ठीक है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मामला 2003 का मामला देखें कि जॉन वल्टाल्टम मामला 2030 का है। संविधान का अनुच्छेद 44 लागू ना होना खेदजनक, उन्होंने ये कहा था। ये एक मामला था। अब यूसीसी के लिए आगे की राह क्या होनी चाहिए कि यूसीसी वांछनीय है, परंतु इसे जल्दबाजी में लागू करना देश की सामाजिक सौहार्द के प्रतिकूल हो सकता है। इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होना चाहिए और सभी आयामों और सभी डायमेंशन को चेक जरूर करना चाहिए। ठीक है, इसे धीरे धीरे क्रमिक सुधार के रूप में लागू करना चाहिए। ऑलमोस्ट इसको ऐसे ही पूरी तरीके से नहीं लागू करना है। देश की रीति रिवाज, क्योंकि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की ट्रेडिशनल बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसे समझने की पूरी तरीके से कोशिश करना चाहिए और उसे पूरी तरीके से कोशिश करके समझकर एक इंटीग्रल कानून बनाकर एकीकृत कानून के दायरे में लाकर व्यक्तियों का अधिकारों का अतिक्रमण ना करके इसे लागू करने का प्रोविजन बनाना चाहिए और एक्ट के तौर पर लाना चाहिए।
ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था यूसीसी के बारे में। ऐसे ही डेली एक टॉपिक लाया जाएगा। ये हमारा अपडेट आपको पाने के लिए जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।